दोस्तों एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। दोस्तों अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएससी का मॉडल पेपर 5। इससे पहले 4 मॉडल पेपर हमने इस चैनल पर करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो सॉल्व नहीं किए तो उनको ज़रूर सॉल्व करें। इस मॉडल पेपर में हमने आरपीएससी के पेपर की तरह 75 क्वेश्चन शामिल किए हैं और 75 के 75 क्वेश्चन हैं वो आरपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर है। दोस्तों अपनी एग्ज़ाम 23 जून से ही होनी है। एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी ये अपने दिमाग से निकाल दी। एग्ज़ाम अपने टाइम पर ही होगी, सारा काम है वो अपने टाइम पर ही होगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अब आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे, मॉडल पेपर सॉल्व करें या फिर जो टेस्ट सीरीज़ है उनको सॉल्व करें। हम आपके लिए मुफ्त लेकर आए हैं मॉडल पेपर 5, जिनमें 4 मॉडल पेपर हमने करवा दिए हैं। 5वां मॉडल पेपर अब आपके सामने है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला सवाल है, नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिकथन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका तर्क है, कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियाँ। ऑप्शन है अपने पास, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। प्राचीन काल में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसने अनेक उपलब्धियां हासिल की थी। तो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उनके नाम पर एक मस्जिद है? कौन से शासक ने फतेहाबाद में अपने नाम पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। हुमायूं ने फतेहाबाद में हुमायूं मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। सवाल नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों ने कब पूरी तरह से दबा दिया था? 1859, 1861, 1860, 1857। 1857 के विद्रोह की शुरुआत है वो हुई थी दोस्तों 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है, मेरठ से 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। बात करें हम राजस्थान की तो राजस्थान में ये शुरुआत हुई थी 28 मई को नसीराबाद से। कहाँ से हुई? नसीराबाद से 28 मई को। इस पूरे विद्रोह को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से कब दबा दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों 1859 में। ठीक है, 1859 में अंग्रेज़ों ने इस क्रांति को पूरी तरह से कुचल दिया था, पूरी तरह से दबा दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था? अच्छा सवाल है। 1935, 1919, 1927, 1946। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी, 1946। 1946 में गांधी जी ने इन क्षेत्रों का दौरा किया था। अगला सवाल है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? बाणगंगा का मेला, पुष्कर का मेला, सुरसुरा का मेला और बेणेश्वर मेला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये आता होगा, इसका सही उत्तर होगा बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। हमें बताना है कि ये स्थापना कब हुई थी? 1897, 1899, 1882, 1876। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों 1897 में। ठीक है, 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है, उत्तरी भारत का हिंदू लुथर किसे कहा जाता है? अहम सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल। बताइए कि हिंदू लुथर किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को, राजा राममोहन राय को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, विनायक दामोदर दास
सावरकर को। उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसको कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। आपको ये जो सवाल है ये याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है, ये हमें बताना है। पहला है, पटेल साहब ने स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। वल्लभ भाई पटेल, झावरे भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ, यानी जो वल्लभ भाई पटेल है उनका जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। सरदार पटेल के पिता का नाम झवेर भाई पटेल एवं माँ का नाम लाडबा देवी था। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई झावरे भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ये बात है, ये गलत है। फिर सवाल नंबर 9 है, कालीबंगा सभ्यता से किन 2 फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता कहाँ है दोस्तों? ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है। वहाँ पर कौन सी 2 फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गेहूँ और बाजरा, जौ और बाजरा, गेहूँ और जौ, गेहूँ और मक्का। यहाँ से जिन 2 फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो है गेहूँ और जौ। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता है ये घग्गर नदी के पास में थी। फिर है, मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? कौन सी पद्धति दोस्तों? पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता में मिली है? कालीबंगा, आहड़, बेराट, गणेश्वर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी, आहड़। जो मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप है वो हमें प्राप्त हुई है आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता कहाँ है दोस्तों? ये है उदयपुर में। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बेजोड़ है? ठीक है, इनमें से कौन सा अलग है? महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट, विद्याधर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी, विद्याधर। ये तीनों गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, लेकिन विद्याधर का संबंध है वो है दोस्तों चंदेल राजवंश से। किससे है? चंदेल से। इसलिए जो इसमें बेजोड़ है वो है ऑप्शन डी, विद्याधर। सवाल नंबर 12 है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? समौली का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति, चिरवे का शिलालेख। वह अभिलेख जिसमें चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वो अभिलेख है दोस्तों ऑप्शन बी, बिजोलिया का अभिलेख। ठीक है, बिजोलिया का अभिलेख है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 है, दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किसने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी? दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे शासक थे जिसमें से इनमें से किसने रणथंभौर जीता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इनमें से किसने रणथंभौर जीता था? इसमें से रणथंभौर जीता था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। वहाँ की रानी रंगा देवी ने जल जौहर कर लिया था। ठीक है, ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? मारवाड़ का जो चंद्रसेन है, जिसे भोला बिसरा प्रताप भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी सेना को संगठन किस स्थान पर किया? भद्राजुण, लोहावट, काणुजा, खरातल। तो ये जो सेना का संगठन है वो किया था दोस्तों भद्राजुण के किले में। कहाँ किया था? भद्राजुण के किले में। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 15 है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1938 में हुई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? त्रिलोकचंद माथुर, सागरमल गोपा, बलवंत सिंह। इनमें से कोई नहीं। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों बलवंत सिंह। ठीक है, बलवंत सिंह है वो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। मीणाओं ने रियासती काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? मीणाओं ने जो आंदोलन किया इसकी वजह क्या थी? जराइम पेशा अधिनियम, बेगार प्रथा अधिनियम, दास प्रथा अधिनियम, बनवासी अधिनियम। मीणाओं ने जो आंदोलन किया इसकी वजह थी दोस्तों
जराइम पेशा अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार मीणाओं को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। इसके खिलाफ मीणाओं ने आंदोलन किया था। फिर सवाल नंबर 17 है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? कौन सा यहाँ पर गलत दिया हुआ है? द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च 1949, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, पंचम चरण 15 मई 1949। इसमें से कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है? इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी, तृतीय चरण 25 मार्च 1949। तृतीय चरण है वो 25 मार्च को नहीं था बल्कि 18 अप्रैल को था। ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण था। यहाँ पर ये जोड़ा गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ या गद्दी नाथद्वारा में है, तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? पहला सवाल से ही बनता है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? यह है दोस्तों नाथद्वारा में। हमें किसकी बतानी है? जसनाती संप्रदाय की गद्दी बतानी है कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है। कतरियासर बीकानेर, जैसलमेर, आसिंद भीलवाड़ा, अजमेर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए, कतरियासर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय की प्रधान गद्दी है वो कतरियासर बीकानेर में है। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन सी जाति करती है? ठीक है, बहुत सारी फड़ प्रसिद्ध है, जैसे बाबू जी की फड़ है, गोगा जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन सी जाति करती है? गुर्जर, भोपा, कालबेलिया, राजपूत। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन एक या ए। गुर्जर जाति के लोग हैं वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। देवनारायण जी है वो गुर्जर जाति के लोग देवता माने जाते हैं। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है? जो संक्रिया नृत्य है वो किस जाति से संबंधित है? राजपूत, मेव, कालबेलिया या फिर गुर्जर। राजस्थान का जो संक्रिया नृत्य है वो है दोस्तों कालबेलिया जाति से संबंधित। किससे है? कालबेलिया जनजाति से संबंधित है राजस्थान का संक्रिया नृत्य। अगला सवाल है जिसमें कुछ क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं और हमें बताना, निम्नलिखित का मिलान करें, नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। शीर्षाजस्ता क्षेत्र है और जिला दिया हुआ है कि कौन सा शीर्षाजस्ता क्षेत्र कौन से जिले में है, हमें ये मिलान करना है। देवबारी, राजपुर दरीबा, रामपुर आगूचा, चौथखा बरवाड़ा, सामने दिया हुआ है राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, उदयपुर। तो हमें इनका मिलान करना है। देवबारी कहाँ है दोस्तों? देवबारी है उदयपुर में। ठीक है, तो एक के सामने क्या आएगा? 4। देवबारी कहाँ है? उदयपुर में। रामपुरा दरीबा, रामपुरा दरीबा कहाँ है दोस्तों? रामपुरा दरीबा है वो है राजसमंद में, तो बी में क्या आएगा? 3 आएगा। रामपुर आगोचा कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों भीलवाड़ा में, इसके सामने 2 आएगा। चौथखा बरवाड़ा कहाँ है दोस्तों? ये है सवाईमाधोपुर में, तो इसके सामने 1 आएगा। यानी क्या आएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर होगा। ये सभी के सभी शीर्षाजस्ता क्षेत्र हैं, आप ये याद रखिए। फिर अगला सवाल है, राजस्थान में मई और जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल के तूफान किसके कारण होते हैं? जो मई जून में धूल की आंधियाँ आती हैं जिसे भूबलिया कहते हैं, इसकी वजह क्या है? इसके आने की वजह क्या है? कुछ स्थानों पर संवहन धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर है, तेज़ गति वाली मूल हवाओं की उत्पत्ति। तो इसकी क्या वजह है कि मई जून में राजस्थान के पश्चिमी इलाके में धूल भरी आंधी आती है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ए और सी है वो इसकी वजह है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर है, ये बात धूल भरी आंधियों के लिए कोई भी मायने नहीं रखती। ये वर्षा से संबंधित वजह हो सकती है लेकिन आंधियों से संबंधित नहीं। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, पचपदरा में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी बाड़मेर का एक संयुक्त उद्यम किसका है? ठीक है, पचपदरा में जो तेल रिफाइनरी लगाई गई है वहाँ पर कौन कौन सी संस्था है वो मिलकर काम करेगी? ONGCL और भारत सरकार, ऑयल और राजस्थान सरकार, HPCL और भारत सरकार, HPCL और राजस्थान सरकार। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों
वो आएगा ऑप्शन डी HPCL और राजस्थान सरकार। HPCL और राजस्थान सरकार का ये मिला जुला उद्यम है जहाँ पर पचपदरा में तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है। सवाल नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत शिखरों के सही क्रम को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में, ये देखो दोस्तों यहाँ पर पूछा है, अवरोही क्रम में दर्शाता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। हमें यहाँ पर बताना है कि घटते हुए क्रम में कौन से ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन ए में है देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़। ऑप्शन बी में है शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। ऑप्शन सी में है जरगा, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़। और ऑप्शन डी में है जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़ और सज्जनगढ़। अच्छा सवाल है दोस्तों, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताओ इसका जवाब क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी जरगा, शेर, सज्जनगढ़ और तारागढ़। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर सवाल नंबर 25 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वही कम होते वाले क्रम में सबसे ज़्यादा कहाँ है, उसके बाद में कहाँ, उसके बाद में कहाँ, इस हिसाब से हमें व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए है जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। ऑप्शन बी है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ऑप्शन सी है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ऑप्शन डी है जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर में, उसके बाद में जोधपुर में, उसके बाद में अलवर में और उसके बाद में नागौर में। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं है। अच्छा सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं है। मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए मणिपुर। इस 6ठी अनुसूची में मणिपुर का जिक्र नहीं है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 या डी। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक कोई आदमी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बना रह सकता है। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, इनमें से कौन है जिसे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। ऑप्शन हैं उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, महान्यायवादी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता, कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति। इसलिए इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी। फिर सवाल नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट अदालतों, निगमों या एक व्यक्ति को जारी किया जाता है जो उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य करने के लिए निर्देशित करता है। सुप्रीम कोर्ट है संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करती है, और रिट कितनी तरह की जारी कर सकती है, 5 तरह की। ठीक है, और जो राज्य सरकार या राज्य सरकार के अंडर में कोर्ट आते हैं जिन्हें हम हाई कोर्ट कहते हैं, वो अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग रिट जारी करती है। तो हमें बताना है कि कौन सी रिट जारी करती है जो अपना सार्वजनिक कर्तव्य करने के लिए निर्देशित करती है। अधिकार परीक्षा, परमादेश, निषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा परमादेश। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है। कई तरह की निधि होती है, संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है। हमें बताना है कि संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है। केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों, ये होता है भारत की संसद के पास। ठीक है, भारत की पार्लियामेंट के पास होता है भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार। सवाल नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। किसके बारे में,
परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शंस हैं, परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते, परमाणु मूल इकाइयाँ हैं जिससे अणु और आयन बनते हैं, परमाणु हमेशा प्रकृति में उदासीन होते हैं, परमाणु बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं। इनमें से सही उत्तर है वो सत्य कौन सा नहीं है दोस्तों, परमाणु के बारे में कौन सी बात है वो सत्य नहीं है, वो होगी ऑप्शन डी, परमाणु बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं। ये बात गलत है, ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण का अर्थ होता है, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या अर्थ होता है दोस्तों? नाइट्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की प्राप्ति, ऑक्सीजन की प्राप्ति। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन की प्राप्ति। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। कार्बन के वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं उन्हें कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक, असंतृप्त यौगिक, आयनिक और संतृप्त यौगिक दोनों, संतृप्त यौगिक। कार्बनिक के वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंध होते हैं उन्हें कहता है दोस्तों संतृप्त यौगिक। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, रामसर कन्वेंशन का मिशन का संरक्षण करना है। जो रामसर कन्वेंशन हुआ था इसकी वजह क्या थी? वेटलैंड, नदियाँ, महासागर, रेगिस्तान। रामसर कन्वेंशन मिशन का जो लक्ष्य था वो था वेटलैंड भूमि या नम भूमि का संरक्षण करना। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, 5 मीटर सेकंड के त्वरण के कारण एक निश्चित अवधि में वस्तु का वेग 20 मीटर सेकंड से 30 मीटर सेकंड तक बढ़ जाता है। उस अवधि में वस्तु का विस्थापन ज्ञात कीजिए। हमें उस अवधि में वस्तु का विस्थापन ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है 650, बी 125, सी 250, डी 325। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी 125 मीटर। ठीक है, 125 मीटर है वो विस्थापन होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, भारत के तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तपेदिक से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं, टीबी से संबंधित, उनके बारे में हमें बताना है। पहला जो कथन है वो है, डेयर टू एरा डी टीबी पहल एक जीनोम अनुक्रमण आधारित कार्यक्रम है जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत के टीबी उन्मूलन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। भारत दुनिया भर में नए टीबी मामलों के 1/4 से अधिक का हिसाब रखता है और उसने वैश्विक WHO लक्ष्य से पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में टीबी के मामले लगातार कम हुए हैं और देश में पहले ही उन्मूलन स्तर की सीमाओं को प्राप्त कर चुका है। इनमें से कौन कौन से कथन हैं वो सही हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2 हैं वो सही है, 1 और 2। ये जो तीसरा है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए और 2 यानी ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया? आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया दोस्तों, जो कि भारत का प्रथम उपग्रह था? 9 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975, 15 अगस्त 1975 या फिर 26 जनवरी 1976। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट ये प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों 9 अप्रैल 1975 को। कब किया गया था? 9 अप्रैल 1975 को। सवाल नंबर 38 है, इंडिया @ 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर पुस्तक किसकी है? ये किताब है, हमें बताना है ये किताब किसकी है। SP शर्मा, कमलेश कुमार, JP रेड्डी, आशुतोष खन्ना। इंडिया @ 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर ये किताब है दोस्तों SP शर्मा की। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, SP शर्मा। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कौन सी खिलाड़ी है दोस्तों? भवानी देवी। इनका संबंध है वो किस खेल से है? नौकायन, तलवारबाजी, मुक्केबाजी या फिर कुश्ती। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध है दोस्तों तलवारबाजी से। किससे है? तलवारबाजी से इनका संबंध है। सवाल नंबर 40 है, हाल ही में समाचारों में रहा कावली पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? कावली पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? कावली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? साहित्य, शांति और संगीत, अर्थशास्त्र, पर्यावरण और रसायन विज्ञान, खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान,
कृषि भौतिकी और गणित में। कावली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में। हाल ही में खूब चर्चा में रहा, तो ये सवाल है आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। भारत का पहला फ्रेट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? हल्दिया, एन्नौर, वाराणसी, प्रयागराज। भारत का पहला फ्रेट विलेज है ये दोस्तों वाराणसी यूपी में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? वाराणसी यूपी में। अगला सवाल, क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान किस पहल से प्रेरित है? क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान है वो किस पहल से प्रेरित है दोस्तों? नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, केस द रेन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान है ये प्रेरित है दोस्तों केस द रेन से। किससे है? केस द रेन। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार में 1 लाख रुपये की राशि मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या फिर 7 लाख रुपये। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी 5 लाख रुपये। अब इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोशनी शर्मा, श्रुति वोरा, अलीसा अब्दुल्ला, कल्याणी पोतेकर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी श्रुति वोरा। श्रुति वोरा है वो घुड़सवारी से संबंधित है। किससे है? घुड़सवारी से संबंधित है, ये भी आप याद रखिए। बजट 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा पंचगौरव योजना को गति प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? कौन सी योजना है दोस्तों? पंचगौरव योजना। इस योजना को गति प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 550, 700, 350 या फिर 750। इस योजना को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि इस पर 550 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कितने रुपये दोस्तों? 550 करोड़ रुपये। अब अपने हिंदी के सवाल शुरू होते हैं। मनोबल में संधि है, जो मनोबल शब्द है इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। मनोबल शब्द में दोस्तों संधि है वो है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है मनोबल शब्द में। डाक खाना में कौन सा प्रत्यय है? जो डाक खाना शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? हिंदी, संस्कृत, ए व ब दोनों या फिर विदेशी। डाक खाना में जो प्रत्यय है दोस्तों वो है ना तो हिंदी न ही संस्कृत, बल्कि ये एक विदेशी प्रत्यय वाला शब्द है। ठीक है, खाना एक विदेशी प्रत्यय वाला शब्द है। इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द है कौन सा है जो पवन का नहीं है? अनल, अनिल, वात, समीर। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? ये है अनल। अनल होता है दोस्तों आग का पर्यायवाची। किसका होता है? आग का। ठीक है, पवन का पर्यायवाची अनल नहीं है, अनल है वो आग का पर्यायवाची है, इसलिए इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा इनमें से? दुर्वस्था, गृहिणी, सरोजनी, रचयित्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो कौन सा आएगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी सरोजनी। ठीक है, सरोजनी जो शब्द है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। सवाल नंबर 50 है, नकदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थक शब्द होगा। किसके लिए? नकदी के लिए। नकदी के लिए इंग्लिश में कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? कैश इन हैंड, हार्ड कैश, कैश पेमेंट, कैश इन इम्प्रेस्ड। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी हार्ड कैश। नकदी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हार्ड कैश कहेंगे। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों। इफ़ इट रेन्स द कॉलेज विल क्लोज्ड। श्योरली, बिगिन, बी, बीन। यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर आएगा बी। इफ़ इट रेन्स द कॉलेज विल बी क्लोज्ड। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से हमें पैसिव बनाना है। सेंटेंस क्या है? दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बेंगलोर। ऑप्शंस हैं, दीज फ्लावर्स ग्रीव इन बेंगलोर, दीज फ्लावर्स वर ग्रोवन इन बेंगलोर, दीज फ्लावर्स आर बीइंग ग्रोवन इन बेंगलोर,
दीज फ्लावर्स आर ग्रोवन इन बेंगलोर बाई देम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, दीज फ्लावर्स आर ग्रोवन इन बेंगलोर बाई देम। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित है। हमारे पास सेंटेंस है, द बॉय सेड हु डेयर कॉल यू ए थिफ। ऑप्शंस हैं, द बॉय शाउटेड हु डेयर्ड कॉल हिम ए थिफ, द बॉय आस्क्ड हु कॉल्ड हिम ए थिफ, द बॉय टोल्ड दैट हु डेयर्ड कॉल हिम ए थिफ, द बॉय वंडर्ड हु डेयर्ड कॉल ए थिफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा द बॉय शाउटेड हु डेयर्ड कॉल हिम ए थिफ। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द फूड इन इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट यूरोपियन फूड। यहाँ पर खालिस्तान है, यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम, इनटू, विथ, ऑफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, फ्रॉम। ठीक है, द फूड इन इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन फूड। ठीक है, भारत का जो खाना है वो यूरोपियन खाने से अलग है। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। सवाल नंबर 55 है, मिथ मीन्स, मिथ का मायने क्या होता है, अर्थ क्या होता है? ठीक है, मीनिंग क्या होता है? ए फिलोसफिकल टेल्स, बी में दिया हुआ है, ए स्टोरी, पोएम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड, ए रिवील इन हिडन मीनिंग, टिपिकली ए मॉरल और पॉलिटिकल वन। सी ऑप्शन है ए हीरोइक लेट, ऑप्शन डी है ए ट्रेडिशनल स्टोरी। मिथ का मायने क्या होता है? मिथ का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है ए ट्रेडिशनल स्टोरी। ठीक है, एक परंपरागत कहानी को हम मिथ कह सकते हैं। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 56 है जो मैथ से संबंधित है। 46,656 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन के 27 घनों में काटा जाता है। छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? अगर ये सवाल हम सोल्व करें तो इसका उत्तर क्या आएगा? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, 756 सेंटीमीटर स्क्वायर, 936 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 921 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। एक 3 अंकों की संख्या में यह गुण है कि इसका इकाई अंक इसके दहाई अंक से 2 ज़्यादा है या अधिक है। यदि इस संख्या में से 311 घटाया जाता है तो परिणाम 13 है। मूल संख्या के सभी अंकों का योग क्या है? ऑप्शंस हैं 9, 7, 6, 5। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए, 9। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उत्तर आएगा 9। फिर सवाल नंबर 58 है, दिए गए आंकड़ों का माध्य का ज्ञात कीजिए। जो आंकड़े हैं उनकी माध्य का हमें ज्ञात करनी है। आंकड़े दिए हैं 7, 9, 3, 4, 11, 1, 8, 6, 1, 4। इनकी माध्य का क्या है दोस्तों? 4, 5, 6 या फिर 7। इन आंकड़ों की जो माध्य का है दोस्तों वो आएगी 5। कितनी आएगी? 5 आएगी। आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, उत्तर आएगा 5। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी? नीचे एक श्रृंखला दी हुई है, हमें ये पूरी करनी है। 4, 12, 36, 108। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? 144, 324, 304 या फिर 112। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन सी, 324। ठीक है, 324 है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, दीवार पर लगी एक आदमी की तस्वीर देखकर राम ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। राम किसकी तस्वीर को देख रहा था? अपने पुत्र की, अपने दादा की, अपने पिता की, अपने चाचा की। राम तस्वीर देख रहा था दोस्तों किसकी? अपने पुत्र की। ठीक है, अपने पुत्र की तस्वीर देखकर ये बात बोल रहा था। फिर जो सवाल है वो एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान से लिए गए हैं। सवाल नंबर 61 है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? ठीक है, यहाँ पर औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया ये आप देख लीजिए। है अस्तित्व में आया 29 नवंबर 1973, 29 दिसंबर 1973, 1 जनवरी 1973 या फिर 1 जनवरी 1974। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से जो अस्तित्व में आया था दोस्तों वो आया था 1 जनवरी 1974। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा।
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 एवं 12 में निर्धारित विषयों में कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है। कोई स्टेट ओपन से 10वीं 12वीं करना चाहता है तो उसे कितने सब्जेक्ट चुनने का अधिकार होता है, कितने सब्जेक्ट चुनेगा वो। ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या फिर 6। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन सी 5। कोई 10वीं 12वीं स्टेट ओपन से करता है तो उसे 5 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य द्वारा किया जाता है। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार या फिर निदेशालय स्कूल शिक्षा। स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी फॉर एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का काम किसका होता है दोस्तों? ये होता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का ध्येय वाक्य है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है RBSC। कौन सा दोस्तों? RBSC, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। इसका लोगो है, इसका ध्येय वाक्य क्या है? अभ्युत्थानम, ज्ञानशील एकता, सिद्धि भगवती क्रमजा, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन सी सिद्धिर भवती क्रमजा। ठीक है, सिद्धिर भवती क्रमजा है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों का ध्येय वाक्य है। शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या है? शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? केवल छात्रों का प्रबंधन, केवल शिक्षकों का प्रबंधन, संसाधनों की योजना बनाना, आयोजन करना, निर्देशित करना और नियंत्रित करना, केवल भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है दोस्तों संसाधनों की योजना बनाना, आयोजन करना, निर्देशित करना, नियंत्रण करना। ये सारी चीज़ें शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आती है। ये एकदम आसान सा सवाल था, कोई भी इसका जवाब दे सकता है। अध्ययन के क्षेत्र के रूप में शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति किस देश में हुई? USA में, UK में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति है वो कौन से देश में हुई दोस्तों? ये हुई थी USA में। कहाँ हुई थी? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति हुई थी। अगला सवाल है प्रबंधन की आधुनिक अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? किसकी आधुनिक अवधारणा का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? मैक्स वेबर, विलियम हेनरी स्मिथ, हेनरी फ्योल, FW टेलर। प्रबंधन की आधुनिक अवधारणा का जनक है वो कहा जाता है दोस्तों हेनरी फ्योल को। किसको कहा जाता है? हेनरी फ्योल को प्रबंधन की आधुनिक अवधारणा का जनक माना जाता है। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल 62 छात्रों को कितने शिक्षक उपलब्ध करवाए जाएंगे? अगर कोई स्कूल 1 से 5वीं तक है और उसमें 62 छात्र हैं तो वहाँ पर कितने शिक्षक होंगे दोस्तों? 1, 2, 3, 4। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, 3 शिक्षक होंगे। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 30 या 30 से कम स्टूडेंट है तो कितना शिक्षक होंगे दोस्तों? 1। 30 से 60 के बीच में है कितने? 30 से 60 के बीच में तो कितने होंगे? 2। 60 से 90 के बीच में है तो कितने होंगे? 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं? 62 है, यानी 60 और 90 के बीच में है तो यहाँ पर कितने शिक्षक होंगे दोस्तों? 3 शिक्षक होंगे। अगला सवाल है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा, ऑप्शंस हैं, अप्रभावित रहती है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। लिंग के अनुसार अधिक समझातीय हैं, आयु के अनुसार अधिक समझातीय हैं, आयु के अनुसार अधिक विसमझातीय हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब से लागू हुआ है तब से कक्षा है वो आयु के अनुसार अधिक समझातीय बन गई है। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा में स्टूडेंट है वो 6 साल का होता है, उसके बाद में 7, 8। तो किसी भी क्लास में जाएंगे तो हमें लगेगा कि सारे स्टूडेंट है वो एक ही उम्र के होंगे, यानी सबकी उम्र एक जैसी ही होगी। सवाल नंबर 70 है वार्षिक प्रक्रिया के लिए शिक्षक सूचना प्रणाली प्रबंधन का सही चक्र है। ऑप्शंस है आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का लेखन। ऑप्शन बी है आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का लेखन, आंकड़ों का एकत्रीकरण। ऑप्शन सी है आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का लेखन, आंकड़ों की प्रक्रिया। ऑप्शन डी है आंकड़ों का लेखन, आंकड़ों की प्रक्रिया, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आंकड़ों का सबसे पहले एकत्रीकरण किया जाता है, फिर आंकड़ों की प्रक्रिया यानी उसकी प्रोसेस होती है, फिर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और आखिर में आंकड़ों का लेखन होता है। जो भी रिजल्ट मिलता है उसे लिखा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन से मनोविज्ञानी की यह विचारधारा थी कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यम प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं। ये बात किसने कही, ये बात किसकी माननी है? ब्रोनफ्रेंड, ब्रेनर, फ्राइड, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। ये जो सवाल है इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी, फ्राइड। ठीक है, फ्राइड का ये मानना था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। विकास के कई सिद्धांत है, जैसे इसमें निरंतरता होती है, सब अलग अलग होते हैं, व्यक्तिक भिन्नता का होती है, और सारा जो विकास है वो एक पैटर्न के अनुरूप ही होता है, सब में एक पैटर्न अपनाया जाता है। लेकिन ये जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है ये गलत है। विकास है वो विशिष्ट से सामान्य नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? कौन सा है जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नहीं है जो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था? व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना, व्यवहार का स्मरण करना, स्मृति को क्रिया में बदलना, अनुकरणित व्यवहार का सामान्यीकरण। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा व्यवहार का स्मरण करना। ठीक है, ये इस सिद्धांत का चरण नहीं है जो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अपनी इस क्लास का, अपने इस मॉडल पेपर का ये सेकंड लास्ट सवाल है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। यह निम्नलिखित में से किस विशेषता को दर्शाता है? आत्मकेंद्रण, एनिमिज्म, वस्तु स्थायित्व, ए बी खोज। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा आत्मकेंद्रण। ठीक है, आत्मकेंद्रण है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये अपनी इस क्लास का, अपनी इस मॉडल पेपर का, अपनी इस वीडियो का आखिरी सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत कथन है वो हमें बताना है। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रक्षेपणीय अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। इनमें से कौन सा कथन है, कौन सी बात है जो गलत है? इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन सी, अधिगम हमेशा प्रक्षेपणीय अवलोकनीय होता है। अधिगम का हम प्रक्षेपण नहीं कर सकते, अवलोकन नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आया है और हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि आप अपनी एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करो और आपका नंबर है वो अच्छी रैंक के साथ आए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जमकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।